आज बात करेंगे बवासीर के इलाज के बारे में और कौन सी सर्जरी होती हैं इसके बारे में। बवासीर के जिन मरीजों को लैट्रिन के समय जोर लगाना पड़ता है और मसे बाहर निकल आते हैं, साथ ही एनस में तेज दर्द भी होता है और कभी कभी खून भी आने लगता है, उनको गर्म पानी से एनस की सिकाई करना चाहिए। इसके लिए एक बड़े टब में गर्म पानी करें, फिर उसमें चुटकी भर फिटकरी या पोटेशियम परमैंगनेट डालकर 15 से 20 मिनट तक बैठें। ये क्रिया दिन में 3 बार करें। सिकाई करने के बाद एनस में उंगली की मदद से गाय का घी या फिर जेली लगाकर बाहर आए मसों को एनस के अंदर कर दें। एलोपैथी में भी सिकाई की सलाह दी जाती है। एनस में दर्द या सुन्न करने वाले मलहमों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दर्द की गोलियां भी दी जाती हैं और लैट्रिन मुलायम रहे इसके लिए लैक्सेटिव दवाएं भी दी जाती हैं। अगर बवासीर में खून आता है तो उसको रोकने के लिए गोलियां भी दी जाती हैं। आयुर्वेद के अनुसार रक्त स्राव की स्थिति में नागकेसर का चूर्ण, कुटजत्वक चूर्ण 2 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार या नागकेसर का चूर्ण 2 ग्राम, लोध 1 ग्राम और आमलकी 500 मिलीग्राम का चूर्ण बनाकर दिन में 3 बार मक्खन के साथ दें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि इसको लेने से पहले किसी वैद्य से सलाह जरूर लें। दरअसल बवासीर की प्रारंभिक स्थिति में मरीज की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है और वायु का वेग ऊपर की तरफ हो जाता है। इसको नीचे लाने के लिए कब्जियत को दूर करने का भी प्रयास किया जाता है। लीवर की क्षमता को सही करना भी जरूरी है। पाचन शक्ति को दुरुस्त करने के लिए हींग का चूर्ण, अजमोद चूर्ण, अमृत भल्लात्मक अवलेह, चित्रक हर्तिकी अवलेह आदि का प्रयोग किया जाता है। तो वायु के अनुलोमन के लिए अविपित्तकर चूर्ण, पंचस्कार चूर्ण आदि का इस्तेमाल करते हैं। कब्ज को दूर करने के लिए हर्तिकी चूर्ण, अभ्यारिष्ट, तिरफला चूर्ण और लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए आरोग्यवर्धनी वटी, कुमारी आसव आदि का प्रयोग करते हैं। और इन आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल किसी कुशल आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में ही करें और उसकी सलाह से करें। अब आती है बात सर्जरी की। दोस्तों, बवासीर में जब दवाओं से बवासीर ठीक नहीं होती तो एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों में सर्जरी का निर्देश दिया गया है। दोनों ही पैथियों में इसकी सर्जरी लगभग एक जैसी होती है। वैसे सर्जरी के अलावा कुछ और भी तरीके हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें पहली थेरेपी है इंजेक्शन थेरेपी। ये फर्स्ट डिग्री इंटरनल पाइल्स में लाभदायी है। इसके अंतर्गत पहले दौर में डॉक्टर गैब्रियल सिरिंज के द्वारा स्क्लेरोजेंट घोल 5 मिलीग्राम मात्रा में उभरे हुए मसे के इर्द गिर्द इंजेक्ट करता है। इससे उस जगह पर केमिकल का थ्रोम्बोसिस हो जाता है और फिर दूसरे दौर में जिस स्थान पर इंजेक्शन दिया गया होता है उसमें 1 सेंटीमीटर नीचे 2 से 3 ml का घोल इंजेक्ट किया जाता है। इस थेरेपी में 4 से 6 सप्ताह तक डॉक्टर के निरीक्षण में रहना पड़ता है। इस विधि से इलाज करवाने वाले मरीजों में इलाज के 5 वर्ष के अंदर वापस बवासीर की संभावना 15% रहती है। और दूसरा है रबर बैंड लाइगेशन। ये तरीका सबसे आसान है। इसमें एनेस्थीसिया की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सेकेंड डिग्री पाइल्स जिसमें मलत्याग करते समय मसे बाहर निकल आते हैं, इसमें ज़्यादा उपयोगी है। इस प्रक्रिया के अंदर प्रॉक्टोस्कोप की मदद से अंदरूनी मसों को देखकर बैरोन के बैंडिंग यंत्र के जरिए छोटे छोटे इलास्टिक रबड़ बैंडों को मसे के बेस पर लगा दिया जाता है। एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मसों को बैंड में बांधा जाता है। इससे मरीज को 24 से 48 घंटों तक दर्द बना रहता है। साथ ही बैंड के फिसलकर निकल जाने की संभावना भी रहती है। दरअसल रबर बैंड द्वारा कसकर बांध दिए जाने से मसों के अंदर का रक्त प्रवाह रुक जाता है और सप्ताह भर के अंदर ही ये निर्जीव होकर गलकर गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान कभी कभी रक्तस्राव भी हो सकता है। इसके लिए रोगी को 1 माह तक डॉक्टर की निगरानी में रहना पड़ता है। और सर्जरी में तीसरी है क्रायो सर्जरी। इसके अंतर्गत बढ़े हुए या अपने स्थान से खिसक गए मसों को फ्रीज कर दिया जाता है। इसके लिए एक खास तरह की बनी क्रायोसर्जिकल प्रोब की मदद से 160 डिग्री सेंटीग्रेड से 196 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान वाले लिक्विड नाइट्रोजन को लगभग 3 मिनट तक मसे के संपर्क में रखा जाता है। इससे बढ़े हुए मसे सूख कर गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया में कुल 30 मिनट का समय लगता है और मरीज को कोई दर्द भी नहीं होता। इसमें सिर्फ दिक्कत इतनी होती है कि मलद्वार के आसपास जहां पर मस्से फ्रीजिंग की क्रिया की जाती है, लोकल रिएक्शन के कारण 3-4 सप्ताह तक काफ़ी मात्रा में पतला पानी जैसा स्राव होता है, जिसमें ज़्यादातर प्रोटीन और पोटेशियम का अंश होता है। सर्जरी में चौथी चीज़ है हेमोरॉइडेक्टॉमी। इस पद्धति में रोगी को रीढ़ में एनेस्थीसिया दिया जाता है। ऑपरेशन के 3 दिन बाद उसे अस्पताल में रहना पड़ता है। ये बवासीर के इलाज का सफल तरीका है।
इसे अमेरिका में मिलिगन मार्गन पद्धति से जाना जाता है। हालांकि समान भाषा में सर्जरी को लाइगेशन एंड ऑक्सीजन या फिर हेमोरॉइडेक्टॉमी कहा जाता है। ये सर्जरी दो तरह की होती है, ओपन हेमोरॉइडेक्टॉमी और क्लोज्ड मेथड। ओपन हेमोरॉइडेक्टॉमी में मसे को ऊपर से बांधकर काट दिया जाता है और घाव को प्राकृतिक रूप से भरने दिया जाता है, जबकि दूसरे मेथड में मसे को बांधकर काटने के बाद उसके आसपास के म्यूकोसा को सील कर उसे बंद कर दिया जाता है। हेमोरॉइडेक्टॉमी के लगभग 2 से 3 सप्ताह तक रोगी को नियमित टब्बात लेने को कहा जाता है। साथ ही रोगी की स्थिति के अनुसार उसे एंटीबायोटिक, पेन किलर एवं लैक्सेटिक दवाएं दी जाती हैं। सर्जरी के बाद लगभग 1 महीने तक लंबी यात्रा करना, एक ही जगह पर देर तक बैठे रहना, वजन आदि उठाना मना होता है। मरीज को कोई ऐसा काम नहीं करने दिया जाता जिससे पेट पर दबाव पड़े। कई बार मरीजों की स्थिति को देखते हुए सिर्फ मसे को बांधकर भी छोड़ दिया जाता है। अगले 10 से 12 दिनों में वो खुद ब खुद गिर जाता है। और सर्जरी में 5वीं चीज है एंडो स्टेपलिंग तकनीक। इसे स्टेपल्ड हेमोरॉइडेक्टॉमी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत एक विशेष रूप से तैयार किए गए यंत्र की मदद से मलाशय के प्रभावित ऊतकों को मसे के साथ एक प्रकार से छीलकर निकाल दिया जाता है। फिर छिले हुए हिस्से के ऊपरी छोर के स्वस्थ म्यूकोसा को निचले भाग के स्वस्थ म्यूकोसा के साथ आपस में जोड़कर सिल दिया जाता है। ये पद्धति सर्जरी की अभी तक सबसे सफल पद्धति है, लेकिन इसमें खर्च थोड़ा ज़्यादा आता है। इसकी सुविधा भी बड़े बड़े अस्पतालों में उपलब्ध है। तो दोस्तों, ये तो थी बवासीर के इलाज और सर्जरी के तरीकों की बात। इस भाग में सिर्फ इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे कि बवासीर में क्या चीज़ें खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अब इजाज़त दीजिए, एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। और जाने से पहले एक बात और कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सेहत खजाना को सब्सक्राइब न किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जानकारी और वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। दूसरी चीज़, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें ऐसे लोगों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है।